Hello students, welcome to our channel Science Zone by Usha Chal. Today we will learn about the class 10 lesson 10 light, reflection and refraction. In our earlier video we have explained the topic reflection. In today's video we will explain the topic is refraction. Okay? Yes beta. In our earlier classes we all know that लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन. हमने बेटे छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन. लेकिन कब चलते हो स्ट्रेट लाइन में? जब मीडियम सेम होता है. ठीक है, जब एक ही मीडियम होता है. जब मीडियम चेंज हो जाता है और ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए जिसमें से लाइट पार कर जाए. जब वो ट्रांसपेरेंट नहीं है यानी कि ओपेक मीडियम है तो लाइट वहां से, अभी हमने पीछे किया था रिफ्लेक्शन, तो लाइट वहां से स्ट्राइक करके वापस उसी मीडियम में आ जाती है, तो वो तो था रिफ्लेक्शन. अब ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जैसे हमने कह दिया एयर से वाटर के अंदर, तो ये दो मीडियम हो गए. आपने देखा होगा कई बार बकेट है, बकेट हमने ली, जैसे पानी की बकेट ली हुई है. ठीक है, उसके अंदर हमने बकेट के अंदर जैसे हमारा प्लांट नहाने के लिए हम यूज करते हैं, इतना बड़ा मग ले रखा है. ठीक है, और उसको जब हम बकेट में डालते हैं, जैसे ये पानी की भरी हुई है, उसको जब हम बकेट में डाल देते हैं, ये भी हमारी ट्रांसपेरेंट है मान लो बकेट, और इसके अंदर जब हम डाल देते हैं तो इसका साइज हमें छोटा दिखाई देता है. ऐसा क्यों दिखाई दिया बताइए? इसका जो साइज है यहाँ की बजाय हम इसको जैसे ऊपर से देख रहे हैं, तो इसका साइज जो है बेटे वहां इतना बड़ा था, हमें इतना दिखाई दे रहा है. कई बार आपने देखा होगा अपने प्रिंसिपल ऑफिस में जो टेबल होती है उसके ऊपर मोटी कांच की शीट रखी होती है. किस लिए रखते हैं? कि जो लेटर्स होते हैं वो हमारे बड़े दिखाई देते हैं. या फिर आप क्या करना कि भाई एक ग्लास के अंदर वाटर लेना, उसके अंदर कोई पेन या पेंसिल हम डिप करते तो हमारी बैंड दिखाई देती कि जैसे ये आधी टूट गई है, मुड़ गई है. ऐसा क्यों होता है? ये सब रिफ्रैक्शन के कारण होता है. फिर बात आती है रिफ्रैक्शन क्या होता है. व्हेन ए लाइट, रे ऑफ लाइट या लाइट हम कुछ भी कह सकते हैं, व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट डेविएट फ्रॉम इट्स ए पाथ. दिस फिनोमेना इज नोन एज ए रिफ्रैक्शन. क्लियर बेटे? जैसे आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में चलती, सीधी लाइन में चलती है. वो कब? एक मीडियम में. जब लाइट एक मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो क्या हो जाती है, अपने जो रास्ता है उसका थोड़ी सी उससे पोजीशन चेंज हो जाती है. तो इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन. जो कितनी चेंज होगी वो डिपेंड करती है, यानी कि जो रिफ्रैक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना वो अपने रास्ते से चेंज हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन से कितनी साइड में चली जाएगी. वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, कि भी दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, उससे कम है या ज्यादा है, थोड़ा सा अंतर है या बहुत ज्यादा अंतर है, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है. अब वो किधर जाएगी? जैसे आप देखिए, अब हम लेते हैं कि भाई हमने जो मीडियम लिया, जैसे अभी हमने कहा कि एक मीडियम, सपोज करो कि भी यहाँ पर हमने ऊपर जैसे एयर है, ठीक है बेटे, नीचे हमारा वाटर है या ग्लास, हम कुछ भी ले सकते हैं, तो दो मीडियम हो गए. वाटर भी ट्रांसपेरेंट होता है, एयर भी ट्रांसपेरेंट होता है. रे ऑफ लाइट जो है बेटे, तो हमारी ये आ गई, ये हमारी होगी इंसिडेंट लाइट. आपने पीछे इस चैप्टर में जो पहले की वीडियो में पता है कि जो लाइट गिरती है किसी मीडियम के ऊपर आकर के, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट. फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं? नॉर्मल डालते हैं यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर. ठीक है, वैसे तो हिसाब से हमें पता है कि भी लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, तो हमारी कैसी आनी चाहिए थी बेटा? ये कि भी ऐसे आनी चाहिए थी. ठीक है, लेकिन क्या होता है कि भाई अभी आपको बताया कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो थोड़ा सा क्या हो जाती है, अपने जो पाथ है उससे थोड़ी सी डेविएट हो जाती, चेंज हो जाती है. तो अब हमारी लाइट क्या होगी? ऐसे आ गई है. ये हमारा नॉर्मल था,
ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ये एंगल आई है और ये हमारा एंगल आर है। अब देखो बेटा यही से दिखाई दे रहा है, एंगल आई बड़ा है, एंगल आर हमारा छोटा है, तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रही। स्ट्रेट लाइन में जाती तो सेम पाथ फॉलो करती, ठीक है, जैसे हमने रिफ्लेक्शन में किया था, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। लेकिन रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। फिर अभी मैंने आपको बताया कि रिफ्रैक्शन जो होता है वो किसके कारण होता है कि स्पीड चेंज हो जाती है लाइट की एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि स्पीड कितनी चेंज हुई है, तो उतना ही एंगल में डिफरेंस आता है। क्लियर। फिर बात आती है ऑप्टिकल डेंसिटी, एक वर्ड आता है ऑप्टिकल डेंसिटी। ये ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है बेटे कि भाई कोई मीडियम रे ऑफ लाइट को कितना ज्यादा डेविएट करता है उसकी पोजीशन से, तो जब हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो उसके बेस पर हम कहते हैं जिसका मीडियम का, जिन दो मीडियम का रेशियो हम एयर के साथ और उस मीडियम के साथ जब हम निकालते हैं तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो मीडियम ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर होता है। तो दो मीडियम हो गए, दोनों में से एक डेंसर होगा एक रेयर होगा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो ऑप्टिकली रेयर होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा। और ऑप्टिकली डेंसिटी का मतलब डेंसर और रेयर का मैंने अभी आपको बताया है कि जो ज्यादा डेविएट करता है रे को तो वो क्या हो गया ऑप्टिकली डेंसर, जो डेविएट कम करता है रे को तो वो क्या हो गया ऑप्टिकली रेयर मीडियम होगा। अब देखिए आप ही बताइए एयर और वाटर, तो इनमें से एयर और वाटर में से कौन सा रेयर है कौन सा डेंसर है। अब देखिए आप जैसे भाग रहे हैं, एक बार आप रोड पर भागेंगे, एक बार आप वाटर के अंदर भागते हैं, तो आपकी स्पीड किसमें ज्यादा होगी। ये तो ऑब्वियस बात है कि आप खाली रोड पर जब भागते हैं तो आपकी स्पीड ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू स्पीड इन वाटर। तो यही रे ऑफ लाइट की भी बात होती है कि रे ऑफ लाइट की जो स्पीड है वो किसमें ज्यादा है, एयर में ज्यादा है और वाटर के अंदर कम है। तो इसलिए यहाँ पर रेयर मीडियम कौन सा हो गया, एयर हो गया, और डेंसर मीडियम वाटर होगा। अब ये भी आपने देखा है, नोट किया हुआ है बेटे, बताने की बात नहीं है कि रेयर मीडियम में एक बात बिल्कुल माइंड में रखने, क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से उसमें पूछा जाता है और आपके जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछा जाता है कि भाई व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट मूव टुवर्ड्स या इट बेंड्स टुवर्ड्स, किधर से किधर मुड़ेगी, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन है आपकी ये जैसे स्ट्रेट ऐसे आती है टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये क्वेश्चन आपके ऊपर है, क्योंकि देखो अभी आपने बताया कि जो रेयर मीडियम होता है उसमें आप दूर तक भाग लेते हो, ज्यादा स्पीड से भागते हो दूर तक जाओगे, और जो डेंसर मीडियम है उसमें क्या होगा, स्पीड स्लो हो जाती है, आप जल्दी थक जाते हो तो नजदीक ही रह जाओगे। ये पॉइंट मैंने सिर्फ आपको याद रखने के लिए बताई, ये बात जो वाटर का और रोड का एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, तो उससे क्या होगा, नजदीक रह जाओगे, नजदीक रह जाओगे तो यानी कि टुवर्ड्स द नॉर्मल, और रेयर में क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जैसे अभी मैंने कहा कि भी एयर से वाटर के अंदर आई है तो क्या था, ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारी जो रे ऑफ लाइट है स्ट्रेट जाती तो ऐसे जाती, लेकिन क्या हुआ कि भी रेयर से डेंसर में आई है तो किधर बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब मान लो हम इसका उल्टा केस लेते हैं, सपोज करो कि भी ऊपर हमने क्या ले लिया, वाटर है, ठीक है, और यहाँ वाटर था और यहाँ एयर है, ठीक है, वाटर से एयर के अंदर आई, जैसे अभी हमारी ये इंसिडेंट रे होगी, ये हमने क्या किया, नॉर्मल डाल दिया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो एक्चुअल में आती तो आपकी क्या होना था, पाथ इसका हमारा स्ट्रेट लाइन होना था, ठीक है। लेकिन क्या है कि अभी मैंने कहा कि मीडियम चेंज हो गया वाटर से एयर में, तो स्पीड ज्यादा बढ़ गई, ज्यादा बढ़ गई तो यानी कि दूर जाएगी, किससे दूर जाएगी, ये बात याद रखनी, किससे, टुवर्ड्स और अवे हमें किससे बतानी, नॉर्मल से। ये हमारा क्या है, एंगल आई है, तो यहाँ पर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एक तो हमें नॉर्मल का ध्यान रखना है, एक हमारी जो स्ट्रेट लाइन पोजीशन थी
तो स्ट्रेट लाइन पोजीशन से टुवर्ड्स द नॉर्मल कहेंगे तो इस तरफ बनाएंगे, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल कहेंगे तो दूसरी तरफ बनाएंगे। तो यानी कि ये इतना बड़ा हो गया हमारा एंगल आर, एंगल ऑफ ए रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर देखो एंगल आर हमारा बड़ा हो गया। तो देखो बेटा यहाँ से आपको एक बात समझ में आई कि जब रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, एंगल आर इज लेस देन एंगल आई। Angle of refraction is smaller than the angle of incidence, and when ray of light travels from denser medium to rare medium, then angle R is always greater than the angle of incidence, that is angle I. Clear? तो यहाँ से आपका एक तो एंगल्स के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप वो बता सकते हैं, और ऊपर से आपका ये आता है कि भी रेयर से डेंसर में जाती है तो रे ऑफ लाइट किधर बेंड कर जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब डेंसर से रेयर में जाती है रे ऑफ लाइट तो किधर बेंड कर जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर होगी बेटे? फिर आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे हमने रिफ्लेक्शन के किए थे ऐसे ही हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन करेंगे। फर्स्ट हमारा ये था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। जैसे आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में किया था, ऐसे ही लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में आएगा। क्या आएगा? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस all lies in the same plane. And second point जो है बेटे, ये आपका जो सेकेंड पॉइंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको अलग से स्नेल्स लॉ भी बोलते, कई बार एग्जाम में आ जाता है व्हाट इज स्नेल्स लॉ, तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, हमने तो पढ़ा ही नहीं। तो जो आपका लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है उसी का जो सेकेंड पॉइंट होता है वही आपका होता है स्नेल्स लॉ। ठीक है? तो इसमें क्या होता है, द रेशियो ऑफ sign of angle of incidence to the sign of angle of a refraction is always a constant. जैसे हम यहाँ लिखेंगे sin I अपॉन sin R, क्या है? रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द रेशियो ऑफ साइन ऑफ angle of a refraction is always a constant for the given color of a light and for the same pair of a medium. अब हम कहेंगे हाँ एयर और वाटर लिया था, हमने फर्स्ट मीडियम एयर लिया है, सेकंड हमने वाटर लिया है। अब हम कह देंगे कि भी हमने एयर और ग्लास ले लिया, उसके लिए अलग आएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये बात आपको याद रखनी है, सेम कलर ऑफ लाइट एंड सेम पेयर ऑफ ए मीडियम। तो आपका ये क्या था स्नेल्स लॉ, द रेशियो ऑफ द साइंस ऑफ एंगल ऑफ ए इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ ए रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर द गिवन कलर ऑफ लाइट एंड गिवन पेयर ऑफ ए मीडियम। ओके बेटे, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? अभी हमने कहा था कि भी जो लाइट है बेटे एक मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब जाती है तो उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है, तो उनका हम रेशियो निकालें तो वो क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये मेजर होता है, यानी कि माप होती है कि भी कितना चेंज आया है, उनके रेशियो क्या आया है, उनके जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हो। तो हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम 2। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बेटा हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल n से। हम कैसे लिखते हैं? स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम
to the speed of light in second medium. अब हम मान लो स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम हमने कह दिया कि v1 है, और यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम हमने v2 मान लिया। स्पीड ऑफ लाइट को v मान लिया, तो फर्स्ट मीडियम ने v1 कह दिया, सेकंड मीडियम हमने v2 कह दिया। अब बेटा जो बात याद रखने के लिए जरूरी है वो क्या है कि कौन से मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। ये आता है, ये देखना है आपको लाइट रे किधर से किधर जा रही है। अभी हमने कहा कि एयर से वाटर में, आपको मान लो उन्होंने दे दिया कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज x एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज y। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ये कह देंगे। तो जिसका हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम का, उस मीडियम की स्पीड हम नीचे लेते हैं। ठीक है, तो जैसे अब ये हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने सिंपल लिखा है, तो कौन से मीडियम का हो गया ये 2, 1। तो 2, 1 का क्या हो गया, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। ऐसे ही हमने जैसे अब यहाँ मान लो एयर का निकालना होता, एन ए डब्ल्यू लिखते हैं हम, तो फिर हम क्या लिखते हैं वी डब्ल्यू अपॉन वी ए, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। जिसका हमें रिफ्रैक्टिव, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, उस मीडियम की जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हमेशा नीचे रखनी है। ये बात आपको माइंड में सेट कर लेनी है। हम जो आगे लिखा होता है, जैसे कई बार आपने आपकी बुक में लिखा हुआ है N12, बच्चे इसको 12 पढ़ते, नहीं, ये 12 नहीं होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, तो वहां पर हम क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। क्लियर हो गया बेटे। अब आपका मान लो पेपर में आ जाता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि ऊपर भी स्पीड ऑफ लाइट है, नीचे भी स्पीड ऑफ लाइट, दोनों सेम है, तो दोनों यूनिट कट के क्या हो गया, यूनिटलेस क्वांटिटी होगी। क्लियर बेटे। नेक्स्ट एक और टर्म आती है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बेटे? अभी हमने कहा कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम द वन मीडियम टू सेकेंड मीडियम, तो उनका जो हम रेशियो निकालते हैं वो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जब हम फर्स्ट मीडियम जो है हम वैक्यूम लेते हैं, वैसे वैक्यूम तो नहीं होता है यहाँ पर एक्चुअल में, तो हम क्या ले लेते हैं, एयर ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट मीडियम जब हमेशा एयर लेंगे, सेकेंड मीडियम हम कुछ भी ले लेते हैं, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो क्या हो जाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आपको वैसे तो कई बार एग्जाम में दे भी देते हैं, लेकिन आपको याद होनी चाहिए ये बात है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, आप यहाँ पर एयर भी ले सकते हैं। वैसे एयर में थोड़ी सी कम होती है इससे, वो कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर बेटे। तो इसको हम जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है एयर को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा, उसको खाली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल सकते हैं, वो हमारा क्या होता है c/v। तो c हमारी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो c/v क्या हो गया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है आपको? अच्छा, मान लो कोई मीडियम दिए हुए हैं हमें कई सारे, उनमें आपकी बुक में भी दी हुई है एनसीईआरटी में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक टेबल दी हुई है। उस टेबल से हमें क्या पता चलता है, देख के कि भी जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की दी हुई है, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है इट मीन्स वो डेंसर मीडियम है, जिसका कम है वो रेयर मीडियम है। अब जैसे आपका एक क्वेश्चन है ऐसे एनसीईआरटी बुक में ही है कि भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज
1.33. व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट? अभी हमने कहा था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होता है वो किसके साथ दिया है, खाली एक ही मीडियम का नाम दिया है, तो इसका हम लोग वो क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो आप वहां पर ये कहेंगे इट मीन्स दैट द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 1.33। मतलब दो मीडियम के नाम दिए हैं तो वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, जिस भी मीडियम का दे रखा है, आगे जो लिखा है और बाद में जो लिखा है। लेकिन जब खाली एक मीडियम का नाम देके और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे रखी है तो आप वहां पर कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके बेटे, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन बाय द स्फेरिकल लेंसेज। फिर हमारा आता है लेंस। जैसे आपने बेटे पहले मिरर पढ़ा था, मिरर क्या था कि भाई उसका जो ग्लास है उसका वन सरफेस हमारा क्या था, पॉलिश था, उसको हमने क्या कहा था, मिरर कहा था। तो लेंस क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जिसका एक सरफेस एटलीस्ट स्फेरिकल होना जरूरी होता है, दूसरा सरफेस हमारा प्लेन भी हो सकता है और स्फेरिकल भी हो सकता है। तो आपने जैसे मिरर में पढ़ा था कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, तो ऐसे ही आपके लेंस भी होते हैं। लेंस की भी दो टाइप होती है, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। इनके बारे में ज्यादा डिटेल से नहीं करेंगे, उसी की तरह से जैसे हमने मिरर का किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, मान लो एक ही सरफेस उसका स्फेरिकल और सिंपल कॉनकेव कहेंगे और ऐसे ही सिंपल कॉन्वेक्स कहेंगे। तो दोनों सरफेस हैं, जैसे कॉन्वेक्स हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा कॉन्वेक्स, तो इसको बाय कॉन्वेक्स या बाय कनकेव भी बोल सकते हैं, लेकिन हम सिंपली कनकेव जब वर्ड बोलते हैं तो उसका मतलब भी यही होगा कि दोनों सरफेस जो है कॉन्वेक्स है, दोनों सरफेस जो है कनकेव, ठीक है। तो जो हमारा कनकेव लेंस है बेटे, इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। सॉरी, जो हमारा, ये हमने उल्टा दिखा दिया, सॉरी बेटे। तो जो हमारा ये कॉन्वेक्स लेंस है इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। इसको एक बार दोबारा से यहीं पे ऐसे इसके सामने ड्रॉ कर देते हैं। सॉरी, कनकेव मतलब ये वाला हो गया और कॉन्वेक्स मतलब ये वाला, ठीक है। जो कनकेव जो लेंस है इसको हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं और कॉन्वेक्स का दूसरा नाम है आपका कन्वर्जिंग लेंस। Why concave lens are known as diverging lens and these are known as converging lens? क्यों? क्योंकि कोई भी जो रे ऑफ लाइट है, जैसे हमने ये बना दिया, कौन सा लेंस बना दिया, कॉन्वेक्स लेंस, जो ये हमारा उसी की तरह से होते हैं बेटे सारी टर्म्स। इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, जैसे हमने वहां पर उसको पोल पी को माना था, सेंटर पोल माना था। और इसके तो दो सरफेस हो गए, हमने जैसे वहां मिरर में किया था बेटे, कुछ टर्म्स थी हमारी, जैसे हमने इसी सरफेस को मान लिया तो ये पार्ट ऑफ स्फीयर हो गया। तो यहाँ से ऐसे इसका सेंटर आएगा, तो उसको सेंटर को हम क्या बोलेंगे, इस वाले सरफेस के सेंटर को हम क्या बोलेंगे, C1 हो गया आपका, और इधर वाला जो आपका हो गया C2 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा C हो गया और इनका जो ये यहाँ था उसको हम क्या बोलेंगे, F बोलेंगे, जैसे हमारा आया था। ऐसे ही यहाँ पर आपने देखा होगा कि भी दो सरफेसेस हैं, एक स्फीयर इधर बन रहा है, जो एक स्फीयर इधर बनेगा बेटे उसका भी फिर हमारा क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। तो जो हमारा लेफ्ट साइड वाला C होता है, आपने अपनी बुक में देखा होगा, वहाँ लिखा है C1 और यहाँ लिखा है C2। तो यहाँ पर क्योंकि हम इनको स्फीयर कहते हैं, दो स्फीयर बनते हैं, तो जो लेफ्ट वाला होता है उसको C1 कहते हैं, राइट वाले को C2 कहते हैं। ऐसे ही हमारा यहाँ पर फिर ये F1 आ जाता है और ये हमारा F2 आ जाता है। तो जो ये O है ये हमारा सेंटर होता है जो हमने लेंस ले रखा है, इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ओके बेटे, नेक्स्ट आपका आपने अपनी बुक में देखा होगा, बच्चे बुक में से देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई वहां पर F1 2F1 लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर 2F1 लिख दिया और यहाँ पर 2F2 लिख दिया। अब जो ये इतना डिस्टेंस है, आपको बताया था कि भाई ये हमारा क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो F होता है उसको ये प्रिंसिपल फोकस है हमारा,
और उसके बीच का जो डिस्टेंस था इतना क्या था, फोकल लेंथ थी। तो जो आर था बेटे, आपने मिरर वाले उसमें किया था कि जो आर होता है वो एफ का डबल होता है। तो एक एफ इतना डिस्टेंस है, दूसरा एफ इतना डिस्टेंस है, तो इसलिए यहाँ पर हम इसको क्या लिखते हैं, 2f लिखते हैं। ऐसे ये दो डिस्टेंसेस हैं, तो दो डिस्टेंस हो गए सेम, ये इतने इतने, तो इसीलिए ये किसके बराबर आ गया, 2f के बराबर। क्लियर हो गया। कई बच्चे यहाँ पर बुक में देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं कि भी ये F1 F2, F1 तो यानी कि जो इधर वाला सर्कल बनेगा, स्फीयर बनेगा, उसका प्रिंसिपल फोकस है, और सेकंड वाला जो सर्कल बनेगा उसका प्रिंसिपल फोकस हो गया। फिर ये 2f का मतलब क्या हो गया, c को ही बोलते हैं। c जो डिस्टेंस होता है, आपने किया था कि भी c क्या था, पेरिफेरी से उसके सेंटर तक की दूरी, उसको हमने क्या कहा था, रेडियस के बराबर होता है, तो डबल ऑफ फोकल लेंथ होता है। ठीक है, तो ये टर्म्स आपको दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट बेटा आपका आता है, हाँ अभी हम बात कर रहे थे कि जो हमारा ये कॉन्वेक्स लेंस है उसको हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्ज मतलब इकट्ठा करना। तो कैसे इकट्ठा करता है ये, जैसे हमने यहाँ पर हमारा ठीक है बेटे, तो जो ये हमने वही प्रिंसिपल एक्सिस कर दिया, ये इसका O हो गया। कोई रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, लॉ भी वही होते हैं इसमें जो हमने रूल्स किए थे, तो क्या होती है वो, अब देखो वैसे तो ऐसी दी जाती, आफ्टर रिफ्रैक्शन तो क्या होता है, एक ही पॉइंट से पास होती है, उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस यानी कि F2 था, इधर हमारा F1 था। The rays which are coming parallel to the principal axis of a convex lens. After refraction, these all rays meet at intersect at a point on the other side of the lens. That point is known as a principal focus of a convex lens. अब ये एक पॉइंट पर इकट्ठा कर रही है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। क्लियर बेटे। देन आपका जो ये कनकेव लेंस है उसको हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। अब उसको भी देख लेते हैं एक बार, उसको डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं। डाइवर्ज करना मतलब दूर दूर फैलाना, तो उसका भी ऐसे ही होता है। ये O हो गया यानी कि ऑप्टिकल सेंटर हो गया, यहाँ पर F1 हो गया, यहाँ पर F2 हो गया, यहाँ पर आपका C1 हो गया, यहाँ पर आपका C2 हो गया। C1 को हम क्या कहते हैं 2F1 और इसको हम क्या कहते हैं 2F2 बोलते हैं। ठीक है, तो जो रे है लाइट की वो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएंगी, इसमें से दूर हो जाएंगी। ठीक है ना, देखो इतना डिस्टेंस था, अब गैप बढ़ गया है, तो क्या होगा कि भी हम सपोज करते हैं कि भी यहाँ पर पीछे बढ़ाते तो एक पॉइंट पर मिलेंगे। दैट पॉइंट इज नोन एज अपीयर्स टू मीट आफ्टर एक्सटेंडिंग इन द बैक साइड। These are appears to meet at a point that is known as the principal focus of a concave lens. These concave lens separate the parallel rays from each other, so this lens is known as a diverging lens. ठीक है, समझ में आया बेटे आपको। तो ये कई बार क्वेश्चन में क्या दिया जाता है, जो न्यूमेरिकल पार्ट आता है उसमें दे दिया जाता है, इनके नाम ना दे करके ये दे देते हैं कन्वर्जिंग लेंस या डाइवर्जिंग लेंस। तो आपको अपने आप समझ जाना है, कन्वर्जिंग लेंस मतलब आपका कौन सा हो गया कॉन्वेक्स लेंस, और डाइवर्जिंग लेंस दिया है तो आपको कौन सा लेना है, फिर कनकेव लेंस लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ द रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंसेज।
जैसे हमने मिरर में रूल्स किए थे लगभग वही से है, एक दो चेंज है। रूल्स फॉर रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस। ओके, तो फर्स्ट रूल बेटे आपका है, ये आपने मिरर में भी ऐसा ही था हमारा रूल। ये हमने कौन सा मिरर बना दिया, कॉन्वेक्स सॉरी लेंस बना दिया, और ये हमने कनकेव लेंस बना दिया। ठीक है, फर्स्ट रूल जो आपका था ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, यहाँ पर भी इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। ये ओ है, दोनों का ओ है। फर्स्ट रूल क्या था, when a ray of light coming parallel to the principal axis। मिरर में भी क्या था कि after reflection it passes through the principal focus। यहाँ पर भी यही हो जाएगा कि after refraction it passes through the principal focus। ओके, तो बेटा जो आपका ये होता है कॉन्वेक्स जो आपका है, और ये आपका कॉन्केव। कॉन्वेक्स में जो होता है, जो कहाँ मिलती है, बिहाइंड द लेंस मिलती है, और यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ द लेंस मिलती है। जैसे हमने ये हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे थी इनको बढ़ाया है पीछे, तो हमारी कहाँ मिलेंगे, जिस पॉइंट पर अपीयर्स टू मीट हो रही है, तो वो हमारा क्या हो गया, इसका प्रिंसिपल फोकस हो गया। तो सेकेंड लॉ जो था आपका, इसमें रूल जो आता है वही आता है, रे ऑफ लाइट विच passes थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। हमने फिर वही बना दिया, ये था हमारा फर्स्ट रूल, और ये हमारा हो गया सेकेंड रूल। तो ये बात बेटा देखो, इमेज बनने के लिए तो मिरर हो या लेंस हो, आपको वही दो बातें याद रखनी। क्या कि भाई दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, रिफ्रैक्टेड हम लेंस ले रहे हैं तो, और मिरर ले रहे तो रिफ्लेक्टेड रेज, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती वो पॉइंट होता है इमेज। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी इनमें से आपको जो रूल बताए इनमें से कोई भी दो रेज आप ले सकते हैं। तो सेकेंड जो था वो आपका कि भी हमने कहा कि भी यहाँ पर ये है F1 है, और यहाँ से ये इसका F1 है, ये इसका F2 है, यहाँ पर ये इसका F2। ठीक है, हमने कहा कि भी जो रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल फोकस में से पास हो रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, पैरेलल। समझ में आया आपको कि भी हमें ऐसे लग रहा है कि प्रिंसिपल फोकस में से जा रही है, तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये बात मिरर में था कि भी कोई पैरेलल रे है, रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल फोकस में से जा रही थी। यही हमारा लेंस में होता है कि रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। और जो एफ में से जा रही है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो क्या है बेटे, जैसे हमारा उसमें से सी में से था
कि जो रे ऑफ लाइट ओ में से पास होती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो ओ में से ही वापस आएगी। जैसे वहां हमने पॉइंट किया था कि रे ऑफ लाइट जो सी में से पास होती है, रिफ्लेक्शन के बाद वो सी में से वापस जा रही थी, तो यहाँ क्या होता है, जो रे ऑफ लाइट है ओ यानी कि ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रही है, रिफ्रैक्शन के बाद वो वापस से ओ में से जाएगी। तीन जो आपके रूल्स है बेटा, इनका यूज करके आपको क्या बनाने हैं, रे डायग्राम्स। तो चलो अब हम करते हैं रे डायग्राम्स बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। तो बेटा आपकी जो फिर वही बात आती है, वही आपको पोजीशन लेनी है कि किस किस क्या क्या हमें यहाँ देखना है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और हमें क्या लेना है यहाँ पे, पोजीशन ऑफ इमेज क्या आई है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कि भी साइज ऑफ इमेज, वही ये सारे मिरर वाले हैं बेटे, साइज ऑफ इमेज वही पॉइंट्स है हमारे। और फिर नेक्स्ट आपका है नेचर ऑफ इमेज, वही पॉइंट्स हम लेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमने जो पॉइंट्स लिया है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या ली है, एट इंफिनिटी। हमारा कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा है, तो हमारा क्या हो जाएगा बेटे, अभी हम किसका करें, कॉन्वेक्स लेंस का। तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया हमारा, और ये वही प्रिंसिपल एक्सिस बना देते हैं, ये O हो गया, यहाँ पर ये हमारा F1 हो गया, ये हमारा F2 हो गया, ये हमारा C हो गया, ये हमारा इधर से ये C1 है, ये हमारा C2 है, इसी को 2F1 बोलते हैं, इसको 2F2 बोलते हैं। ठीक है, ये सब आपको बता दिया हमने। तो जो रे पैरेलल आ रही है, इन्फिनिटी पर है, तो वहां से पैरेलल रेज आएंगी, तो क्या होगा बेटे, आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये आपने अभी किया भी था कि भी कहाँ मिलेंगी, वो प्रिंसिपल फोकस पर मीट करेंगे। क्लियर बेटे, कहाँ मीट करेंगे, प्रिंसिपल फोकस पर इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो यानी कि जो इमेज है हमारी कैसी होगी, पोजीशन ऑफ इमेज है एट F2 पर आ गई। साइज ऑफ इमेज क्या हो गया, डिमिनिश्ड। और पॉइंट साइज, अब ये एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या होगी, रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है बियॉन्ड 2F। देखो हमने मिरर वाले में किया था बियॉन्ड C, तो यहाँ पर बियॉन्ड 2F1, तो बियॉन्ड 2F1 यानी कि C से पीछे, तो हम यहाँ पर फिर वही लेते हैं। ठीक है, तो बियॉन्ड 2F1 रखा है हमारा ऑब्जेक्ट, तो जैसे हमने मान लो बियॉन्ड 2F1, तो हमने यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट रख दिया। ओके, तो जो रे पैरेलल आ रही है, तो वो कहाँ से जाएगी, पैरेलल वाली रे आपको पता है कि भी वो जो F2 है आपका, उसमें से जाएगी। और एक रे हमने क्या ले ली, O में से पास हो, जो O में से पास होती है, तो वो कहाँ से जाएगी बेटे, O में से ही वापस आ जाएगी। तो हमारा जो इमेज बनी है वो कहाँ बनी है, 2F1
और जो 2f2 है उसके बीच में बनी। तो हमारे यहाँ पर हम इसकी फिर चेंज कर देते हैं बेटे पोजीशन क्या होगी ऑब्जेक्ट की बियॉन्ड 2f1। तो बनी कहाँ है f2 और 2f2 के बीच में। बिटवीन f2 एंड 2f2। ओके बेटे, अब देखिए साइज क्या है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो यानी कि साइज ऑफ इमेज क्या हो गया डिमिनिश्ड। ओके, और इमेज कैसी है मैंने आपको बताया था कि नीचे की साइड जो बनती है वो कैसी, और एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है तो कैसी होगी रियल एंड इनवर्टेड। ओके, तो समझ में आ रहा है बेटा आपको री डायग्राम। नेक्स्ट आपकी जो पोजीशन है फिर हम चेंज करते हैं, वो आपकी क्या दे रखी है एट 2f, यानी कि जो हमने उसमें C पर ली थी। ठीक है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमारा। ओके बेटे, तो क्या होगा कि भी हमने फिर वही एक हमने पैरेलल ले ली। पैरेलल वाली आपको ये बात ज्यादातर केसेस में हम ये पैरेलल वाली लेते हैं, इजी होता है। तो क्या हो जाएगा कि हमारी एफ में से जाती है, और एक हम क्या ले लेते हैं वही हम ओ वाली ले लेते हैं। जो ओ में से जाती है तो क्या हो जाएगी वो ओ में से जाएगी। अब देखिए कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है एट 2f2। तो यहाँ पर फिर हम इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं कि कहाँ है एट 2f2, और इमेज हमारी कहाँ बनी है एट 2f1 पर ऑब्जेक्ट की है और इमेज 2f2 पर बन रही है। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी एट 2f1, और पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी एट 2f2। साइज हमारा क्या आ रहा है इसमें सेम साइज है। ओके बेटे, और इमेज हमारी कैसी है रियल एंड इनवर्टेड। नेक्स्ट पॉइंट फिर जो हमारा अगला टॉपिक आता है कि भी बिटवीन 2f1 एंड f1 कि भी हम इनके बीच में जो ऑब्जेक्ट है उसको रख रहे हैं। तो वाली जो इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो क्या होगी बिटवीन 2f1 एंड f1। हो गया, ये इसका f1 हो गया, ये इसका f2 हो गया, ये इसका 2f1 हो गया, ये इसका 2f2 हो गया। तो ऑब्जेक्ट जो रखा है बेटे हमारा वो कहाँ रखा है इन दोनों के बीच में रखा है, 2f1 और 2f2 के बीच में रखा है। तो हमने फिर वही लिख, तो ये वाली रे हमारी कहाँ से जाती है f1 में से, यानी कि जो f2 है हमारा उसमें से जाती है। एक हमने फिर वही ओ वाली ली। ठीक है बेटे, तो अब देखिए ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि बियॉन्ड 2f, और इमेज का साइज जो है वो कैसा बन रहा है बड़ा बन रहा है। इमेज कैसी है हमारी रियल है। तो पोजीशन ऑफ इमेज हमारी क्या आ गई बियॉन्ड 2f2, साइज क्या आ गया लार्ज, और रियल एंड इनवर्टेड।
नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है बेटे वो हमारा आता है एट F1। फिर हमने कहाँ रखी है इमेज, F1 पर रखी है। ठीक है, तो अगला जो रे डायग्राम बनाएंगे अभी हम, पोजीशन हमारी क्या रख देंगे, एट F1। ठीक है, अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, F1 पर रखा है। ठीक है, तो हमारी फिर हम वही लेते हैं कि भी जो ये पैरेलल वाली है तो कहाँ से जाएगी, ये चलेगी। एक हम O वाली ले लेते हैं, तो ये मिले तो भी, लेकिन ये पता नहीं कहाँ जाकर मिलेगी, तो हम इसको ले लेते हैं। एक्चुअल में मीट करेंगी तो, लेकिन अब हमारी पोजीशन ऑफ इमेज क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी। तो क्या आ गई हमारी, इन्फिनिटी। और साइज क्या हो जाएगा, वो तो बहुत बड़ा साइज हो जाएगा, यानी कि हाईली एनलार्ज्ड। ओके, और नेचर ऑफ इमेज वही रियल एंड इन्वर्टेड। और जो लास्ट पॉइंट आता है बेटे आपका कि भी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो हम कहाँ रखेंगे, O और F1 के बीच में, बिटवीन O एंड F1। ओके, तो हमारी क्या आ जाएगी, इसके लिए हम यहाँ ऑब्जेक्ट को रखते हैं, दोबारा बना देते हैं एक बार। O हो गया, F1 ये हमारा 2F1, ये हमारा F2 और ये हमारा 2F। तो O और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं। ठीक है बेटे, फिर हमने क्या लिया, वही तो कहाँ से जाएगी, चलिए एक हमने क्या ले ली, O वाली ले ली। तो देखो बेटे यहाँ तो क्या हो जाएगा, इनमें डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो फिर हम कहाँ पॉसिबिलिटी है, और हमें इमेज तो बनानी है। तो इमेज बनाएंगे तो हम सोच रहे हैं कि शायद हम इनको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो वहां हमारी ये रेज जो है वो इंटरसेक्ट कर जाएंगी। तो जैसे अब हमारी इमेज यहाँ पर गई। ठीक है, अब ये कैसी इमेज बनी है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। कैसी बनी है, वर्चुअल इमेज बनी है। साइज कैसा बना है, बड़ा बना है। ठीक है, तो इसकी क्या आ गई हमारी, ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस। और इमेज कैसी है, हाईली लार्ज है। और कैसी है ये, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके बेटे, समझ में आया आपको ये रे डायग्राम। तो ये थे आपके, दीज आर द रे डायग्राम्स फॉर द कॉन्वेक्स लेंस। फिर आगे हम करते हैं रे डायग्राम फॉर द कॉनकेव लेंस। पोजीशन वही रहेंगी हमारी, जो जो भी पॉइंट्स थे हम वही पॉइंट्स लेंगे। इसके लिए बेटे जैसे आपके मिरर में थे, सिर्फ दो ही रे डायग्राम बनते हैं, एक तो इन्फिनिटी के लिए और एक फिर एनी पोजीशन बिटवीन इन्फिनिटी एंड ए ऑप्टिकल सेंटर। तो हमने यहाँ पर कौन सा लेंस लिया है, कॉनकेव लेंस। ओके बेटे, तो फर्स्ट पोजीशन वही हमारी होगी एट इन्फिनिटी। ओके, तो इन्फिनिटी में क्या होगा हमारा कि भाई हम बना के देखते हैं। ये हमारा क्या बन गया,
कॉन्केव लेंस। फिर वही बातें करेंगे हम कि भाई ये इसका क्या आ गया, ऑप्टिकल सेंटर, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ऐसे ही यहाँ पर भी F1 2F1 F2 और 2F2 आ गया। ठीक है, अभी हमने कहा कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पर, तो रेज पैरेलल आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से, अब वो उधर तो मिल नहीं सकती क्योंकि उनमें गैप बढ़ता, डाइवर्स हो रही है, तो हम सोच रहे हैं कि इनको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये एक पॉइंट है हमारा, वहां पर मीट कर जाएंगे। ठीक है, तो हमारा ये पॉइंट है, यहाँ ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमारी क्या आ गई यहाँ पर कि भी एट ए इंफिनिटी, और पोजीशन ऑफ इमेज हमारी क्या आ गई, एट ए F1। ओके बेटे, और साइज कैसा आ गया, पॉइंट साइज है, और नेचर हमारी क्या आ गई, वर्चुअल, क्योंकि एक्चुअल में तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, एंड इरेक्ट। ओके, और फिर इसके अलावा एक जो दूसरी कोई भी पोजीशन है बेटे, O और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रखी है, तो उसके लिए हमारा एक ही रे डायग्राम आता है बेटे, एक कॉमन रे डायग्राम है उसके लिए। तो अब हम फिर दोबारा बनाते हैं। ये हमारा O हो गया, ये हमारा F1 है, ये हमारा 2F1, ये हमारा F2 है, और ये हमारा 2F2। ओके बेटे, तो हमने जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा है, जरूरी नहीं हम कहीं पर भी रख सकते हैं। जैसे सपोज करो हमने 2F1 और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया, तो रे हमारी पैरेलल गई, पैरेलल वाली कहाँ से जाती है, तो उसको हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो हमारी इस पॉइंट से आएगी। ओके, और एक हमने क्या ले ली, O में से ले ली, तो जो O में से जाती है वो वापस फिर यहीं से आएगी। तो जो हमारी इमेज बनेगी, ये देखो कहाँ बन रही है, वर्चुअल बन रही है, साइज कैसा है, स्मॉल है, और कहाँ बन रही है, बिटवीन F1 एंड O। ओके, तो ये हमारी कैसी बनी पोजीशन ऑफ इमेज है, बिटवीन F1 एंड O। साइज कैसा है, स्मॉल साइज, और कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो बेटा ये रे डायग्राम जो आपके लेंस के हैं, तो समझ में आए होंगे, कॉनकेव लेंस के भी और कॉन्वेक्स लेंस के भी, जो आपकी टेबल दी हुई है, रे डायग्राम है। इसमें से एक क्वेश्चन 100% आता है, चाहे वो 2 मार्क्स का है, आता जरूर, तो आपको ये अच्छे से करना है। नेक्स्ट आपका आता है लेंस फॉर्मूला। तो जैसे हमने मिरर फॉर्मूला किया था, ऐसे ही हमारा लेंस फॉर्मूला है। तो द फॉर्मूला विच गिव द रिलेशन बिटवीन द, ये दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है, यू वी वही साइन है, साइन कन्वेंशन भी वही यूज करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। द फॉर्मूला विच गिव द रिलेशन बिटवीन द distance of object from the lens and the distance of a image from the lens and the focal length of the lens is known as a lens formula। V आपको बताया था क्या था, distance of image from the lens, U क्या था, distance of object from the lens, F क्या थी, focal length। तो इसमें फिर आगे आता है वही मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन भी आपको बताया था कि भाई वही क्या होता है, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ ए हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ए ऑब्जेक्ट। वही इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से ही करते हैं, यानी कि H डैश अपॉन में H। ये सेम है बेटे मिरर की तरह से ही।
वहां पर एक और हमने कहा था कि भी जब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज नहीं पता है तो भी मैग्निफिकेशन निकाल लिया जाए, तो हम कैसे निकालेंगे? उसमें हमने किया था कि भी -v/u, तो यहाँ पर सिंपल v/u हो जाएगा। तो देखो बेटे, एक थोड़ी सी छोटी सी बात है याद रखने के लिए। आपने मिरर फॉर्मूला किया था, उसमें क्या था? यहाँ पर प्लस था और यहाँ माइनस था। इसमें उल्टा होता है कि यहाँ लेंस फॉर्मूले में माइनस आ जाता है और मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले में से माइनस से निकल जाता है। ठीक है, तो इसको भी न्यूमेरिकल्स के लिए यूज करना, आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट आपका आता है पावर ऑफ लेंस। ये पावर ऑफ लेंस क्या होता है? इट इज द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस ऑफ ए लेंस। इट इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस ऑफ लेंस। मतलब क्या हुआ कि भी कोई लेंस किसी लाइट रेज को, कि जो लाइट रेज आती है उनको कितना कन्वर्ज कर सकता है और कितना डाइवर्ज कर सकता है। डाइवर्ज मतलब फैला सकता है, कन्वर्ज मतलब इकट्ठा कर सकता है। तो वो उसकी क्या कहलाती है? पावर ऑफ द लेंस। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? द पावर ऑफ लेंस डिपेंड अपॉन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ओके, समझना ये बात आपको? तो पावर ऑफ लेंस इज ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। जिस लेंस की, जैसे हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, जितनी पावर छोटी होगी उतनी ही उसकी जो ये है डिग्री, वो क्या हो जाएगी? ज्यादा, उतना ज्यादा कन्वर्ज करेगा। ठीक है, और उसकी फोकल लेंथ बड़ी हो जाएगी तो कम कन्वर्ज करेगा। और जब हम कॉन्केव लेंस की बात करते हैं तो यानी कि फोकल लेंथ छोटी होगी तो उसकी डाइवर्जेंस ज्यादा होगी। तो ये इसके लिए फॉर्मूला होता है, पावर ऑफ लेंस को रिप्रेजेंट करते हैं बेटे P से। तो इसका फॉर्मूला होता है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ ए फोकल लेंथ। जो पावर ऑफ लेंस का जो यूनिट होती है वो क्या होती है? डायप्टर। डी से रिप्रेजेंट करते हैं डायप्टर को। तो व्हाट इज वन डायप्टर? अब ये वैल्यू 1 कब आएगी? यानी कि ऊपर तो 1 है ही, जब ये भी 1 हो, यानी कि द लेंस विच हैज द फोकल लेंथ ऑफ 1 मीटर, देन द पावर ऑफ दैट लेंस इज ए 1 डायप्टर। ये आती है बेटा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है आपकी, कि भी 1 डायप्टर को डिफाइन करिए। व्हाट इज 1 डायप्टर? द लेंस विच हैज द पावर फोकल लेंथ ऑफ 1 मीटर, द पावर ऑफ दैट लेंस इज ए 1 डायप्टर। ओके, फिर आपने देखा होगा डॉक्टर कई बार चश्मे का नंबर लिखता है बेटे। हमारी आईज में कोई दिक्कत आई तो हमें चश्मा लग जाता है, हम दूर का नहीं देख पाते, नजदीक है, तो चश्मे का जो नंबर है कई बार वहाँ प्लस लिखा होता, माइनस लिखा होता, तो हम कैसे बताएं कौन सा लेंस है? अब देखो बेटे, ये मैंने आपको मिरर वाले उसमें बताया था पिछली वीडियो में, जैसे हमने ग्राफ बनाया, तो जैसे हमने मान लो कॉन्वेक्स लेंस बना दिया। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यानी कि इधर से हमारी रे ऑफ लाइट आ रही है, तो इसका देखेंगे, इसका फेस किधर खुल रहा है? इस तरफ खुल रहा है। आपको बता दी, इधर मुंह खुलता है, तो इधर क्या है? ग्राफ में प्लस लेते हैं। तो इसलिए जब कोई नंबर दिया, मान लो +2D दे दिया, तो 2D मतलब हमें कौन सा लेंस यूज करना है? वो लेंस यूज करना है, कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस। और यहाँ पर -2D होता तो हम क्या करते कि भी जैसे ऐसे ग्राफ में रख के देखते, तो जिसका मुंह लेफ्ट साइड में खुलता है, तो लेफ्ट साइड में हमारा इसका खुल रहा है मुंह। ठीक है, तो ये कौन सा लेंस है? कॉन्केव लेंस है। तो यानी कि जब पावर माइनस में दे रखी है तो कौन सा लेंस हो गया? कॉन्केव लेंस। और जब पावर प्लस में दे रखी है तो कौन सा लेंस हो गया? हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया। समझ में आई बात? अब पावर 2D दे दी तो हमें कितनी फोकल लेंथ वाला चाहिए? अब आपको पावर 2D दे दी, यानी कि P बराबर है 2D, तो हमें इसकी फोकल लेंथ निकालनी आ जाए, तो हम क्या करेंगे? P = 1F होता है। F निकालने के लिए हमारा F इधर आ जाएगा और P नीचे आ जाएगा, 1/P हो जाएगा। तो यानी कि 1/2 किया तो किसके बराबर आ गया? 0.5 मीटर। तो इसकी जो फोकल लेंथ है
यानी कि हमें कितनी फोकल लेंथ का लेंस चाहिए जिसकी पावर 2 डायोप्टर हो, तो हमें 0.5 मीटर फोकल लेंथ का लेंस चाहिए जिसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2D हो जाएगी। तो बेटे समझ में आया आपका, यहाँ पर ये चैप्टर है कंप्लीट हो जाता है। इसमें आपको किसी को भी कोई डाउट लगती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर और लाइक जरूर करें। थैंक्स बेटे।